तो को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। कई दिनों से लगातार एक कहानी मैं आपको सुनाया और कई बार सुनाया, और उस कहानी को सुनाने के बाद जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो पढ़ने के बाद जब कमेंट सेक्शन देखता हूँ तो दो भागों में कमेंट बटा होता है। कुछ लोग अलग बातें करते हैं, कुछ लोग अलग बातें करते हैं, और दोनों ही पक्षों को लगता है कि दोनों ही साइड एकदम सही है। अब कौन सी कहानी है उसको दोबारा ना सुना के एक वैसी ही दूसरी कहानी आपको 2 मिनट सुना देता हूं। मुजफ्फरनगर में एक मुस्लिम फैमिली रहा करती थी। फैमिली में एक 18 साल की लड़की थी जिसका नाम था शहनुमा। ठीक ठाक पढ़ी लिखी, तमाम चीज़ें बिल्कुल ठीक। उनके जो फादर थे काफ़ी धार्मिक आदमी थे, जो भी उनके धर्म के हिसाब से, उनके मजहब के हिसाब से सही थी वो तमाम चीज़ें उन्होंने की। दाढ़ी भी बढ़ाई, और ये दाढ़ी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ ये आपको बाद में बताऊँगा। इसी दौरान शहनुमा को एक लड़के से प्यार हो गया। फादर को ये बात पता चली। पता चलने के बाद अब उसने रोका, कहा कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, बेइज्जती होती है। लड़की ने कहा कि मैं प्यार करती हूँ। उसके बाद उस आदमी ने कहा कि अगर तुम प्यार करती हो, तुम परेशान ना रहो, मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उससे तुम कहो कि वो किसी लायक हो जाए, चूँकि धर्म भी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, बगल दूसरे गाँव का मामला है, तो शादी बड़े आराम से करवा दूंगा, लेकिन अभी तुम बात ना करो और मिलने ना जाओ। ये लाइन बाप जब बोलता है, बिटिया को कायदे से समझना चाहिए था, लेकिन वो नहीं मानती। लगातार बात करती है, लगातार मिलने की कोशिश करती है। अंत में उस आदमी ने एक लाइन बोली कि बेटा, मैंने धर्म के हिसाब से तमाम चीज़ें की है, और ये चीज़ें शादी से पहले किसी से मिलना गलत है। मैंने दाढ़ी तक बढ़ाई, मैं हज करने की तैयारी में हूँ, तो मुझे इस तरह से दबाव या फिर इस तरह से दुखी मत करो। लगातार वो समझाता रहा, लगातार वो जिद करती रही, बातचीत करती रही। अंत में अभी कल की बात है, बाप बेटी में न जाने क्या होता है, न जाने किस बात को लेकर झगड़ा होता है। बाप गुस्से में अपनी बेटी का गला काट देता है। गला काटने के बाद ना ही भागता है, ना ही कहीं और जाता है, ना छुपता है, ना लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में पुलिस को फ़ोन चला जाता है। फ़ोन जाने के बाद पुलिस वाले आते हैं। आने के बाद फादर को पकड़ते हैं। तमाम मीडिया पहुंच गई। उसका इंटरव्यू चालू होने लगा कि तुमने कत्ल क्यों किया। ना ही उस व्यक्ति ने अपने मुंह को छुपाया, ना ही कोई और लाइन बोली, ना ही ये कहा कि मैं निर्दोष हूँ। ये तमाम स्टोरी जो मैंने अभी आपको सुनाई, ये तमाम चीज़ें उसने कही, और कहा कि उस लड़की ने मेरी दाढ़ी, यानी जो मैंने अल्लाह की सुन्नत में दाढ़ी बढ़ाई है, उसका भी लाज नहीं रखा। मैंने कहा भी था कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा। उसके बाद वो बात करती रही, मुझे जलील करती रही, तो मैंने कत्ल कर दिया। अब ऐसी कहानियां जब मैं सुनाता हूं तो यहाँ अक्सर ऑडियंस या फिर दर्शक 2 भागों में बंट जाते हैं। एक कहता है कि बाप की इज्जत कम से कम बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। दूसरा कहता है कि बाप है या फिर कोई भी मारने का क्या अधिकार, उसकी लाइफ हो चाहे जैसे जिए। अब दोनों स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह सबको लगता है सही है, लेकिन कायदे से दोनों ही पक्षों में एक बात मैं अपनी ऐड ऑन करना चाहूँगा। हालांकि मेरा कहा कोई गीता कुरान नहीं है, मेरा भी अपना एक पक्ष है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी इज्जत, आपकी तमाम चीज़ें हिंदुस्तान के हिसाब से हो, यहाँ की जो संस्कृति रही है उस हिसाब से हो, आप तमाम चीज़ें उम्मीद करते हैं अपने माँ बाप से कि जब तक मैं 18 की ना हो जाऊँ, तब तक 18 क्या, जब तक मैं कुछ अचीव ना कर लूँ, या फिर लड़की हो चाहे लड़का हो, तब तक बाप बेचारा घिसे और मेरी परवरिश करे। मेरी हैसियत, मेरी औकात नोकिया 11 की नहीं है, लेकिन मुझे आईफोन 11 चाहिए, और बाप बेचारा ला के दे। प्रॉपर्टी में हिस्सा चाहिए, मैं जहाँ चाहूँगा अंगूठा लगवा लूँगा, जहाँ चाहूँगा शाइन करवा लूँगा। जब मुझे ज़रूरत होगी मैं माँ के गहने बेचूँगा। तो ये तमाम चीज़ें जब मैं हिंदुस्तान वाली चाहता हूँ तो फिर आज़ादी फ़ॉरेन वाली मुश्किल है। और अगर वो आज़ादी चाहिए तो 18 साल के बाद आप घर से बाहर निकलिए। माँ बाप के साथ कोई मतलब मत रखिए। माँ बाप अपनी ज़िंदगी देख लें, तुम अपनी ज़िंदगी देख लो, और अंत में फिर अपने हिसाब से कमाओ खाओ। तो फिर यहाँ फिर ऐसे यंग, ऐसे यूथ दोगले हो जाते हैं। उन्हें फिर वो चाहिए कि 80 साल का बूढ़ा बाप 45 साल के जवान बेटे को ढोए, उसकी मदद करे, ज़मीन बेचे, उसको खुश करने में मदद करे, उसकी बिटिया की शादी में बाबा हेल्प करे, तमाम चीज़ें, और फिर यहाँ पे ज्ञान देते हैं। खैर, आपकी क्या राय है आप भी बताइएगा। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। और आज की कहानी के बारे में बस इतना कहूँ कि गलती कभी भी हो, अगर साल 2024 में मैंने गलती कर दी कोई, तो हो सकता है कि वो गलती साल 2042 में मेरे सामने लौट के आए, उसका फल जो है वो मुझे मिले। मिलता ज़रूर है।
अगर वो गलती मुझे लगा कि मुझसे गलती हुई, अगर मैं उसे सहर्ष स्वीकार कर लूँ कि हाँ मुझसे गलती हो गई, तब तो चीज़ें ठीक है। लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए फिर मैं अगर गुनाह करूँ, कई बार पाप भी करूँ, तो फिर उसका खामियाजा और भयानक होता है। अब ये तमाम चीज़ें क्यों कह रहा हूँ आपको कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। आज की कहानी राजस्थान की है। राजस्थान का एक बेहद मशहूर, बेहद बदनाम शहर, मशहूर भी है, बदनाम भी है, कोटा। अब मशहूर इसलिए कि उसने इस देश को बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर दिए। बदनाम इसलिए कि उन्हीं इंजीनियर, उन्हीं डॉक्टरों में से कई लाल ऐसे थे जो अपने घर से निकले तो वहाँ तैयारी के लिए, लेकिन कभी लौट के नहीं आए। कभी कभार उसे सुसाइडल कैपिटल भी कहा गया। खैर, इसी कोटा में एक जगह लगती है महावीर नगर, और इसी महावीर नगर में एक फैमिली रहा करती थी। फैमिली में टोटल 4 लोग, एक बूढ़ी माँ, एक आदमी, उसकी पत्नी, और साथ ही एक बहन जिसका नाम था पूनम प्रजापति। बहन बड़ी हो चुकी थी, 23-24 साल उसकी उम्र थी, लिहाजा उसके लिए रिश्ता देखा जाने लगा। इसी दौरान आजकल चलन भी है कि एक रिश्ता पसंद आया। जिससे पसंद आया उसका नाम राहुल था। किस्मत अच्छी थी कि जो राहुल था वो इस लड़की की भाभी की मायके का साइड था, यानी जिस गांव से इसके भाई की शादी हुई थी, जिस गांव की लड़की थी, उसी गांव में अब इस लड़की यानी पूनम प्रजापति की शादी होने जा रही थी। तमाम लोग खुश थे, तमाम लोग तैयारी कर रहे थे। इधर जब शादी फिक्स हो गई, उसके बाद एंगेजमेंट वगैरह हो गई। तो एंगेजमेंट वगैरह होने के बाद अब नंबर वगैरह भी एक्सचेंज हो गए। दोनों एक तरह से कपल के रूप में एक दूसरे से बातचीत करने लगे। इधर बातचीत चल ही रही थी, तमाम चीज़ें एकदम ठीक ठाक, शादी की तैयारी। लेकिन अचानक से 14 मई, अभी 2 दिन पहले की बात है, 14 मई साल 2024 को इस घर की पूरी खुशियाँ मातम में बदल जाती हैं। दरअसल घर से जब इस लड़की का भाई काम करने निकलता है, इसी दौरान घर में कुछ बदमाश आ जाते हैं। आने के बाद घर में लूटपाट करने की कोशिश करते हैं। बदकिस्मती से घर में पूनम थी, उसकी भाभी थी, टोटल 2 लोग। अब लूटपाट करते हैं। उसके बाद चूंकि शादी का घर था तो तमाम चीज़ें भी रखी थी। लूटपाट में ये दोनों ननद भाभी विरोध करती है, बदमाश हमला करते हैं। पूनम ज़्यादा विरोध करती है, उसका गला काट देते हैं। अब जैसे ही गला काटते हैं, भाभी डर जाती है। उसके बाद वो लोग भी डर के भाग लेते हैं। भाभी अपने पति को फ़ोन करती है, यानी पूनम के भाई को, पूरा वाकया बताती है कि किस हिसाब से बदमाश आए, उन्होंने कत्ल कर दिया। अब भाई जब ये बात सुनता है, भागा भागा पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाता है। पुलिस मौके पे आती है। जैसे इलाके में इस बारे में पता चला, पूरे इलाके में हड़कंप मच गई कि एक शादी वाले घर में इस तरह से बदमाश आते हैं। अभी चुनाव का टाइम, इस टाइम आने के बाद इस हिसाब से उन्होंने कत्ल कर दिया। फ़ौरन जो वहाँ के एसपी साहिबा थी अमृता जी, वो भी भाग के पहुँची। जो डॉग स्क्वाड की टीम थी वो पहुँची, फॉरेंसिक टीम पहुँची। अब जांच पड़ताल शुरू। सबसे पहले चूंकि घर में भाभी थी तो भाभी से पूछताछ हुई कि क्या हुआ था। भाभी ने बताया कि मैं घर में थी, मेरी ननद थी, कुछ लोग लूटने आते हैं, हम लोगों ने विरोध किया, उन्होंने हमला किया। पूनम ने ज़्यादा विरोध किया तो फिर उसका कत्ल कर दिया। अब पुलिस वाले पूछते हैं कि किस रास्ते से आए थे। भाभी ने बताया कि मेन दरवाजे से। पुलिस वालों ने पूछा कि क्या दरवाज़ा बंद था या खुला था। भाभी ने बताया कि बंद था। फिर उन्होंने कहा कि फिर खुला कैसे। भाभी ने कहा कि उन्होंने धक्का लगाया। अब पुलिस वाले कहते हैं कि एक बात बताइए, धक्का तो लगाया लेकिन कुछ दरवाजे पे निशान तो नहीं दिख रहा, कोई फोर्सफुल एंट्री की। अब ये लाइन जब भाभी ने सुना तो थोड़ा सा डर गई। अब भाभी डर गई तो फिर पुलिस वाले और सख्ती से पूछताछ कि कितने लोग थे। भाभी ने कहा कि 3 लोग। पुलिस वालों ने कहा कि क्या क्या पहने थे। भाभी ने फिर कपड़े बताए। फिर पुलिस वालों ने कहा कि अब तक तो आपने कहा कि 2 लोग थे। भाभी कह रही कि हाँ, मैं तो अभी भी कह रही हूँ 2 लोग थे। यानी अब भाभी पूरी तरह कंफ्यूज। अब पुलिस वालों को लग गया कि पूरी कहानी जो है बनावटी है। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है, हम आप पे शक्ति नहीं बरतना चाहते, तो कायदे से भलाई इसी में है कि आप सच्चाई बता दीजिए। अगर आप मजबूर करेंगे, हम थोड़ा शक्ति बरतेंगे कि आपको टूटना पड़ेगा, फिर आपको दिक्कत होगी, परेशानी होगी, सच्चाई बोलना ही पड़ेगा, तो प्यार से बता दीजिए। अब ये लाइन जब बोली गई उसके बाद भाभी थोड़ी सी डरती है। इसी दौरान कुछ पुलिस वालों ने अपना दाना फेंका
कहा कि आप बता दीजिए, हम बचा लेंगे आपको, मुझे पता है आपने किया नहीं, लेकिन कातिल कौन है आपको सब पता है। अब इसी दाने में जो भाभी थी फंसती है, और फंसने के बाद एक नाम लेती है, और वो नाम था राजू लाल का। अब पता चला राजू लाल कौन है, तो पता चला कि ये राजू लाल इस महिला के मायके का है और कायदे से पूनम प्रजापति के होने वाले ससुराल का है। तो फिर राजू लाल की क्या दुश्मनी। तो यहीं से पूरी कहानी पहुंच जाती है लगभग 5 से 6 साल पहले। दरअसल 5 से 6 साल पहले जब इस महिला की शादी नहीं हुई थी, यानी पूनम की जो भाभी थी, जो कुंवारी थी, इसी दौरान गांव में उसका एक बॉयफ्रेंड था। उसका नाम था राजू। बॉयफ्रेंड को ये काफ़ी प्यार करती थी। प्यार इस कदर आगे बढ़ा कि पूरा गांव देखते देखते जान गया। दोनों एक दूसरे के साथ आए दिन मिला करते, आए दिन एक दूसरे को देख के मुस्कुराया करते, घूमा करते, टहला करते, अलग अलग जगहों पे एक दूसरे के साथ जाते। इधर इस महिला के घर वाले भी इसकी हरकतों से परेशान होने लगे। कई बार समझाया, नहीं मानी। कई बार कोशिश की कि सुधर जाए, नहीं सुधरी। और जब वो ना माने, ना सुधरे, फिर परिवार वाले आजकल यही करते हैं कि लड़की की शादी करवा देते हैं। तो फिर इन दोनों का तो मन था कि एक दूसरे से शादी करे, लेकिन फिर शादी हो नहीं पाई। घर वालों की मर्जी की वजह से इस महिला की, यानी इस लड़की की, पूनम के भाई से शादी हो गई। अब जब शादी हुई, शादी होने के बाद अब यहाँ पे आ गई। मायके का जो यार था वो भी ठीक ठाक संपर्क में रहा, किसी को कान कान भनक नहीं लगी। लेकिन इसी दौरान एक अजीब चीज हुई। जब पूनम के लिए रिश्ता देखा जाने लगा तो कुछ लोगों ने सूचना दे दी कि उसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का है, बड़ा अच्छा है। पूनम के घर वाले जाते हैं, देखताक करते हैं, पता चलता है कि राहुल वास्तव में अच्छा है। अब राहुल से उसकी शादी फिक्स कर दी गई, मंगनी वगैरह हो गई। इसी दौरान अब जब मंगनी हो गई तो फिर एक डर अब भाभी को सताने लगा कि अगर राहुल से शादी हो जाएगी तो ये मेरे मायके चली जाएगी, यानी अपने ससुराल, मेरे मायके। वहाँ जाएगी तो फिर मेरा बैकग्राउंड इसे पता चलेगा, जो कि तमाम लोग जानते हैं। जब बैकग्राउंड पता चलेगा तो फिर ये अपने भाई को बता देगी कि गांव में मेरा क्या कैरेक्टर था, तो हो सकता है भाई मुझे छोड़ दे। अब ये डर गई। डरने के बाद अब ये क्या करे, तो फिर इसने विरोध करना चालू किया कि नहीं, ये शादी नहीं होगी, राहुल अच्छा लड़का नहीं है। कई बार इसने कोशिश की। अब इसने चाहे जितनी कोशिश की, कोई सुनने वाला था नहीं। तब ये क्या करे, तब इसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना शादी को तुड़वा ही दिया जाए। अब अलग अलग रिश्तों में जहर घोलने का काम करने लगी कि शायद अब शादी टूट जाए। फिर भी अब पूनम चूंकि बातचीत काफ़ी कर चुकी थी, ये भी जिद पे अड़ गई। बोलने लगी कि नहीं, शादी उन्हीं से करूंगी। अब ये काफ़ी डरी और इसके दिमाग में अब ये बैठ गया कि अगर बात वहाँ तक गई और ये लड़की वहाँ गई तो फिर बात खुल जाएगी। तो फिर इसे लगा कि काम करते हैं, रास्ते से ही हटा देते हैं। लेकिन कैसे, तो इस बारे में इसने राजू से जिक्र किया। अब राजू भी पुराना प्रेमी, उसने कहा कि अब तुम्हारी बात है तो मैं सब कुछ करूँगा। तो उसने कहा एक काम करो, एक कत्ल कर दो, और कत्ल करने के बाद जो तुम उसके बदले में कहोगे मैं कर दूंगी। अब दोनों तरफ से ऑफर, राजू खुश हो गया। उसके बाद पूरे प्लान के तहत 14 तारीख को जब पूनम प्रजापति का भाई घर पे नहीं होता, राजू घर के अंदर आता है। भाभी दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही अंदर आता है, आने के बाद फौरन दिखाया जाता है कि टारगेट कहाँ पे है। जाता है पूनम प्रजापति के पास, उसको मारता है, गिराता है, चाकू से उसका गला काटता है। गला काटने के बाद इत्मीनान से दोनों लोग बैठते हैं। जब इत्मीनान हो जाता है कि लड़की मर गई, तब वहाँ से ये लोग निकलते हैं। निकलने के बाद राजू को भगा दिया जाता है। राजू फ़ोन करके बता देता है कि मैं सुरक्षित जगह पे पहुँच चुका हूँ। तब जो भाभी है वो नौटंकी शुरू करती है, फ़ोन करती है भाई के पास। उसके बाद भाई पुलिस थाने जाता है, कंप्लेन दर्ज करवाता है। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, अब राजू की तलाश शुरू। इत्तेफाक से राजू की लोकेशन मिल गई। राजू को गिरफ्तार किया गया। उससे पूछा गया कि भैया तुमने कत्ल क्यों किया। राजू ने बताया कि चूंकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और मैं नहीं चाहता था कि जिससे मैं प्यार करूं उसका नाम बदनाम हो, यानी ऐसे लेवल का प्यार है आज के टाइम में कि उसका नाम ना बदनाम हो, इसलिए मैं उसका कत्ल ही कर देता हूं। चूंकि अब पूनम की शादी होती तो हो सकता है वो अपने भाई से तमाम जानकारियां दे दे, लिहाजा मैंने कत्ल कर दिया। अब ये पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद हैरान। बहरहाल दोनों को गिरफ्तार किया गया। पूनम की बॉडी का पोस्टमार्टम करवा के पूनम के घर वालों के हवाले कर दिया गया। अब कायदे से एक लड़की इस परिवार की मर चुकी है, दूसरी अब जेल चली गई।
हो सकता है कभी कभार जमात पे बाहर भी आ जाए। तो आने के बाद चूंकि एक तो कैरेक्टर असैसिनेशन का मामला, दूसरे घर की ही लड़की का कत्ल करना, तो शायद ही अब वो आदमी इस महिला को कभी स्वीकारेगा। तो पूरा परिवार तबाह हो गया। और वजह क्या कि बचपन में एक बॉयफ्रेंड था। तो चाहती तो इग्नोर कर देती या फिर अपनी ननद से बात कर लेती, कहती कि ऐसा मत बताना, तो शायद ननद पचा लेती बात को, क्योंकि हो सकता है ननद का भी कुछ पास्ट रहा हो। लेकिन खैर, तो फिलहाल ये थी 2 बेहद अफसोसनाक कहानियाँ। और तबीयत भी बड़ी नासाज है मेरी, कल इसीलिए सुना भी नहीं पाया, कमर में पीठ में भयानक दर्द। तो आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। अब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए, सावधान रहिएगा और यूं ही हंसते खेलते रहिएगा, प्यार करते रहिएगा, प्यार देते रहिएगा इस चैनल को। चाहें तो आप फेसबुक पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। नया नया चैनल, नया नया काम, क्रिकेट से लेके तमाम चीज़ें शुरू की है। तो आप लोग जाइए और द प्रखर ठाकुर नाम से फेसबुक पे सर्च एक बार ज़रूर कीजिए, जुड़िए मुझसे, वहाँ पे भी देखिए क्या चल रहा क्या नहीं। अच्छा लगेगा तो प्यार दीजिएगा, अच्छा ना लगे तो समझाइएगा क्या सुधार किया जा सकता है। लिंक जो है वो बायो में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हैं। द प्रखर ठाकुर नाम फेसबुक पे एक बार जरूर जुड़िए। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।